हेलो एवरीवन। आज की हमारी वीडियो 8th क्लास के लिए है और इसमें हमने भूगोल को शुरू किया है और जो हमारा लेसन चल रहा है वो चल रहा है 4 और उसके ऊपर एक वीडियो हम बना चुके हैं। अब बनाते हैं दूसरी वीडियो, लेसन 4 की वीडियो बनेगी और उस पहले वाली वीडियो के अंदर हम जो है वो कृषि के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके अंदर होने वाले प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाओं के बारे में हमने जिक्र किया था। कृषि की जो परिभाषा बनती है उसके बारे में पढ़ा था और कृषि के लिए आने वाले कारक और कृषि तंत्र के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम जो है कृषि के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे भाई। तो कृषि के प्रकार के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं तो यहां पर कहता है भाई कि जो प्रोडक्ट होता है उसकी जो डिमांड होती है ना, उत्पाद की जो डिमांड होती है या कार्य करने वाले जो श्रमिक होते हैं या उसके अंदर प्रयोग होने वाली जो टेक्नोलॉजी होती है ना, उनके आधार पर कृषि के जो है वो 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। उसमें सबसे पहले आता है निर्वाह कृषि, ठीक है, पहली है निर्वाह कृषि और दूसरे का नंबर है वाणिज्यिक कृषि भाई, ठीक है। कौन सी आएगी? वाणिज्यिक कृषि, ठीक है। तो पहले शुरू करते हैं, हम अपनी निर्वाह कृषि को शुरू करेंगे। निर्वाह कृषि में देखो भाई, देखो नाम से स्पष्ट है निर्वाह। निर्वाह का मतलब क्या होता है? गुजारा, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा? वो कृषि, वो खेती जिसमें किसान अपने परिवार का गुजारा करने के लिए करता है, यानी कि उसके पास जो साधन है ना, जितने भी साधन उपलब्ध कर पा रहा है वो उन साधनों का प्रयोग करके अपने जमीन के उस खंड के ऊपर, उस टुकड़े के ऊपर जो खेती कर रहा है परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर के, उस खेती को हम क्या बोलेंगे? निर्वाह कृषि बोलेंगे, ठीक है। तो यहां पर निर्वाह कृषि की परिभाषा क्या बनती है कि जो किसान है अपने परिवार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर के जो खेती करता है उसको हम क्या बोलेंगे? निर्वाह कृषि बोलेंगे। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि यहां पर है ना परंपरागत औजार यानी कि पुराने औजारों का ही प्रयोग किया जाता है। कोई नई टेक्नोलॉजी के औजार यहां पर नहीं होते हैं इस खेती के अंदर, ठीक है, पुराने औजार होते हैं भाई। फिर दूसरी इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि यहां पर है ना वही बीज होते हैं पुराने वाले, ठीक है, और वही जो कई पीढ़ियों से जो फसलें एक क्षेत्र के अंदर उगाई जा रही हैं उन्हीं फसलों को यहां पर उगाया जाता है। इसकी दूसरी सबसे बड़ी विशेषता पता है क्या है? इसकी सबसे बड़ी विशेषता दूसरी ये है कि यहां पर है ना किसान का पूरा परिवार लगा रहता है काम करने के लिए, इनके पास मजदूर नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये थी निर्वाह कृषि। अब निर्वाह कृषि को हम 2 हिस्सों में बांटते हैं और सबसे पहले आता है नंबर 1 गहन निर्वाह कृषि, ठीक है, और दूसरी आती है अपनी आदिम निर्वाह कृषि भाई, आदिम निर्वाह कृषि। इन दोनों के बारे में जानेंगे। निर्वाह कृषि, इसमें देखो गहन निर्वाह कृषि, इसके अंदर क्या होता है? किसान जो है ना वही साधारण औजारों का प्रयोग कर रहा है, ठीक है, और उसके साथ में जो श्रम है, श्रम यानी कि जो श्रमिक हैं, ठीक है, काम करने वाले, वो क्या है? वे परिवार के लोग लगे हुए हैं और पूरा परिवार इसमें साथ में लगा हुआ है। यहां पर कहता है कि अच्छी जलवायु वाला जो खेत है ना, उस खेत का प्रयोग करके और एक उपजाऊ मिट्टी के अंदर, यानी कि खेत के अंदर उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है और उसके अंदर फसल प्राप्त करता है। ये कहता है कि एक साल में जो है ये 1 से अधिक फसल उगा लेता है, यानी कि कम से कम 2 फसलें उगा लेता है वो, ठीक है। और इसमें कहता है फसल कौन सी होगी? एक फसल तो चावल होनी है, तो मुख्य फसल यहां पर क्या होनी है? चावल होनी है। किसान साधारण औजार लेकर पूरे परिवार को साथ में लेकर उपजाऊ मिट्टी और एक अच्छी जलवायु वाले खेत के अंदर कहता है कि एक साल में 2 फसलें उगा लेता है और उसमें जो मुख्य फसल होती है वो चावल होती है और बाकी जो दूसरी फसल है उसमें गेहूं भी हो सकता है या मक्का भी हो सकती है, ठीक है, या फिर कोई दाल वगैरह या तिल वगैरह हो सकते हैं। उस खेती को हम क्या बोलेंगे? गहन निर्वाह कृषि बोलेंगे भाई, ठीक है। और ये कहां पर होती है? ज्यादातर जहां पर मानसून जो होती है ना वहां पर, और खास करके एशिया का पोर्शन आएगा, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, ठीक है, और पूर्वी एशिया इसके अंदर शामिल होती है। तो ये थी अपनी गहन निर्वाह कृषि। अब पढ़ेंगे आदिम निर्वाह कृषि। आदिम का मतलब क्या होता है कि आदि मानव है ना, आदिम से अगर हम अनुमान लगाएं तो आदि मानव यानी कि जो सबसे पुराने ढंग से हो रही है। इसमें हम 2 चीजें पढ़ेंगे भाई, एक तो पढ़ेंगे स्थानांतरित कृषि के बारे में, ठीक है, और एक पढ़ेंगे हम चलवासी पशुचारण के बारे में। इन दोनों के बारे में देखो, जो स्थानांतरित कृषि होती है उसका मतलब क्या होता है? स्थानांतरित, स्थानांतरण का मतलब क्या होता है? स्थान बदलना, ठीक है, स्थान बदलना भाई। तो स्थानांतरित कृषि का मतलब क्या हो गया कि मानो ये एक वन का क्षेत्र है, इस वन के क्षेत्र के अंदर ये छोटा सा भूमि का टुकड़ा जो है
यहां पर उगे हुए सारे पेड़ पौधे काट लिए जाते हैं। ठीक है, यहां पर जितने भी पेड़ पौधे हैं ना, उन पेड़ पौधों को काट दिया जाता है और जो छोटी झाड़ियां होती है उनको जला दिया जाता है, यानी कि काटा गया और जलाया गया। उसके बाद कहता है जमीन को तैयार किया जाता है, वही लकड़ी के औजार बना लिए जाते हैं वहां पर, उसको तैयार करके यहां पर खेती की जाती है और जो जली हुई जो राख होती है उसको खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। कहता है 1 साल या 2 साल जब तक इसके ऊपर है ना, इसमें फसल प्राप्त होती है कि तब तक वो लोग यहाँ पर रुकते हैं और जब ये लगे ना कि यहाँ पर फसल मिलनी बंद हो गई है, यानी कि उत्पादन कम हो गया, तो वो क्या करते हैं, इस क्षेत्र को छोड़ करके दूसरे क्षेत्र में जाकर के खेती करना शुरू कर देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, स्थान परिवर्तित कर लिया। तो इस प्रकार जो स्थान परिवर्तित करके जो खेती की जाती है ना भाई, उसे स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। ठीक है, जहां पर होंगे वहां पर पेड़ों को काटा जाएगा, पेड़ों को काट करके वहां पर जमीन साफ की जाती है और उस जमीन पर खेती की जाती है। उसके बाद जब उसके अंदर उपजाऊपन खत्म हो जाता है तो वो दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। ठीक है, वो पूरी तरह से प्रकृति पर डिपेंड है। जब यहां पर खत्म हो जाएंगे तो तीसरे स्थान पर चले जाएंगे। ठीक है, बार बार स्थान बदलना स्थानांतरित कृषि। इसके और भी नाम है, इसको देखो काटा और जलाया तो इसको बोलेंगे कर्तन व दहन कृषि। कर्तन व दहन कृषि भी इसको कहा जाता है भाई। ठीक है, और अगर हम इसको अलग अलग देशों में बात करें तो भारत में इसको झूमिंग कृषि या झूम खेती भी कहा जाता है। ठीक है, और मेक्सिको के अंदर जो है इसको मिल्पा कहा जाता है। ठीक है, मेक्सिको के अंदर इसको मिल्पा कहा जाता है, ब्राजील के अंदर इसको रोका कहा जाता है। देखो आपकी बुक के अंदर दे रखा है ये, यहाँ इस पोर्शन के अंदर के नाम दे रखे हैं कि उत्तर पूर्वी भारत के अंदर झूमिंग और जो मिल्पा है वहां पर इसको मेक्सिको कहा जाता है। सॉरी, मेक्सिको के अंदर मिल्पा कहा जाता है, ब्राजील में रोका और मलेशिया में लदांग कहा जाता है भाई। ठीक है, अब बात करते हैं चलवासी पशुचारण की। चलवासी पशुचारण, चलवासी पशुचारण का मतलब क्या होगा कि जो अपने पशुओं को चराने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलते रहते हैं ना, वो बोले जाएंगे चलवासी पशुचारण। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर अब गर्मी के मौसम के अंदर कुछ राजस्थान के जो लोग होते हैं वे अपनी गाय को लेकर आते हैं भाई। ठीक है, देखा होगा आप लोगों ने, तो वो क्या है, वो चलवासी पशुचारण का एक उदाहरण है भाई। तो ये कहता है कि जहां पर चारे और पानी की कमी होती है ना, वे एक विशेष ऋतु में अपने पशुओं को लेकर के दूसरे क्षेत्रों में जाते हैं। ठीक है, और उसको हम क्या बोलेंगे, चलवासी पशुचारण बोलेंगे। ठीक है, तो ये भी इसी का अंदर आता है। अब आगे बात करते हैं हम, वो होता है नंबर 2 है अपना, और उसमें आएगा वाणिज्यिक कृषि भाई। ठीक है, हम बात करते हैं वाणिज्यिक कृषि। जो ये वाणिज्यिक कृषि होती है ना, ये व्यापार के उद्देश्य से की जाती है, व्यापार के उद्देश्य से। ठीक है, ताकि इसके अंदर जो भी उत्पादन हो उसको बाजार में भेजा जा सके, बाजार में बेचने के लिए इस खेती को उगाया जाता है। इसकी विशेषता क्या है कि यहां पर है ना उपजाऊ तो क्षेत्र होते हैं, पूरा का पूरा अच्छी मिट्टी वाला एक उपजाऊ क्षेत्र, बड़ा क्षेत्र होता है। खास करके कहता है कि बड़े बड़े है ना बागान हो सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, या एक बहुत बड़ा उसको बोलते हैं ना फार्म हाउस। ठीक है, एक बड़ा फार्म हाउस भी हो सकता है और बहुत अधिक जमीन होती है किसान के पास। किसान के पास बहुत अधिक प्रौद्योगिकी होती है, यानी कि टेक्नोलॉजी होती है। निर्वाह कृषि में टेक्नोलॉजी नहीं होती, उसके पास सारी की सारी टेक्नोलॉजी होती है और नए औजार होते हैं, मशीन के सारे औजार होते हैं, नई मशीन के औजार। ठीक है, जिसमें ट्रैक्टर हो गया, कंबाइन हो गया, सब कुछ इसके अंदर शामिल होता है। तो यानी कि अधिक पूंजी खर्च करके ये खेती की जाती है भाई। ठीक है, जिसमें उपजाऊ क्षेत्र होता है, एक बड़ा विस्तृत क्षेत्र होता है, टेक्नोलॉजी होती है, नए औजार होते हैं और बहुत बड़ी पूंजी का इसमें प्रयोग किया जाता है किसान के द्वारा। अब यहां पर कहते हैं कि इस खेती को ना 3 हिस्सों में बांटा जाता है। एक होता है वाणिज्यिक अनाज कृषि, ठीक है, और दूसरा होता है मिश्रित कृषि, और तीसरा बोलेंगे हम रोपण कृषि भाई। ठीक है, इसके 3 पार्ट हैं। अब इसमें देखो वाणिज्यिक अनाज कृषि के अंदर देखते हैं, तो इसमें कहता है भाई जो वाणिज्यिक अनाज कृषि होती है ना, इसमें मुख्यतः गेहूं को उगाया जाता है, गेहूं व मक्का। ठीक है, ये एक प्रकार से व्यापार के उद्देश्य से की जाती है। यहां पर जो कहता है कि पूरी जो टेक्नोलॉजी होती है ना वो उच्च होती है। ठीक है, बड़े खेत होते हैं, तो वहां पर इस प्रकार की खेती की जाती है गेहूं का अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए। गेहूं के अच्छे बीजों का प्रयोग किया जाता है, खाद यानी कि उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और सिंचाई के जो है बड़े साधन यहां पर उपलब्ध होते हैं। तो उस खेती को हम क्या बोलेंगे, वाणिज्यिक अनाज कृषि बोलते हैं। यहां पर कहता है कि इन क्षेत्रों के अंदर जनसंख्या जो होती है वो कम होती है, कम जनसंख्या निवास करती है, इसीलिए खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है।
ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो वर्धन काल होता है ना, जो फसल उगाने के लिए जो समय चाहिए, कहता है वो पूरा 1 साल लगता है एक फसल उगाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कई जगह पर क्या होता है कि जो मौसम होता है वो ठंडा होता है, ठंडी जलवायु के कारण यहाँ पर कहता है लंबा वर्धन काल पाया जाता है। तो ये हो गया अपनी वाणिज्य अनाज कृषि। अब बात करते हैं मिश्रित कृषि की। अगर मैं मिश्रित कृषि की बात करूं तो इसके अंदर जो है ना क्या किया जाता है, भोजन की फसल भी उगाई जाती है, यानी खाद्यान्न की फसल उगाई जाती है, साथ में चारे की फसल उगाई जाती है। ठीक है, चारे की फसल उगाई जाती है तो यहां पर क्या किया जाता है, कहता है कि खेती के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। तो यानी कि मिश्रित कृषि की परिभाषा क्या बनी, जहां पर कृषि के साथ साथ पशुपालन किया जाता हो उस खेती को हम क्या बोलेंगे भाई, उसको बोलेंगे मिश्रित कृषि। ठीक है, और ये खास करके पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, अर्जेंटीना, इन क्षेत्रों के अंदर ये खेती की जाती है। अब लास्ट में इसका रोपण कृषि। रोपण का मतलब होता है जिसके अंदर डायरेक्ट पौधे को रोपा जाता है। ठीक है, इसके अंदर जैसे केला हो गया, ठीक है, इसमें कॉफी हो गई, ठीक है, चावल को इसमें शामिल किया जाता है, रबड़ इसमें शामिल की जाती है, ये सारे के सारे रोपण कृषि के अंदर शामिल होती है भाई। ठीक है, और इसमें कहता है इसके अंदर है ना अधिक श्रमिक की जरूरत होती है, श्रम अधिक चाहिए काम करने, जो पूरा काम है ना वो किसके ऊपर टिका हुआ, श्रमिकों पर टिका हुआ है, क्योंकि एक एक पौधे को रोपने के लिए अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। टेक्नोलॉजी चाहिए, ठीक है, उच्च स्तर की टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, प्रौद्योगिकी होनी चाहिए, उसके साथ में पूंजी जो है ना वो भी अधिक होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कृषि जो थी ये है अपनी रोपण कृषि भाई। ठीक है, जिसमें केला, कॉफी, चावल और रबड़ उगाया जाता है। जैसे ब्राजील में कॉफी सबसे अधिक उगाई जाती है। ठीक है, उसके बाद भारत श्रीलंका में चाय उगाई जाती है। ठीक है, मलेशिया में रबड़ उगाया जाता है। ये इसमें बुक के अंदर एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो आप लोग जो है इनको पढ़िए, वीडियो को ध्यान से देखिए और उसके बाद एक बार बुक को पढ़ करके और अपने खुद के नोट्स तैयार कीजिए। अगर समझ में नहीं आता है तो आप मुझे पर्सनल मैसेज नंबर के ऊपर मैसेज कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।